आइए सुनते हैं उदय प्रकाश की कहानी तिरिच। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुने जैसे सफ़ेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वो बोल सकते हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता। वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वो मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को ना बोलना पड़े। वैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होती नहीं थी। जैसे वह यही पूछ लेती थी कि सामने छिवली की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। चूँकि सारी चिड़ियों को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन से ज़रूर देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें, वहाँ से जबरन उन्हें बाहर ना निकाला जाए। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फ़ीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम था और हम लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ था कि पिताजी की फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके बस की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100-100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे उनसे, डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रहे। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद्य हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखनों में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच बिस्खापर एक जहरीला लेजार्ड ने काट लिया है। हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मैटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग हमारे आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे,
उनमें से किसी चट्टान की दरार में निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वह तिरिछ है। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई ज़बरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन तिरिछ तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो ज़मीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरिछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहाँ पास पास पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहाँ से आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। हमें तिरिछ के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना हो तो तिरिछ के पेशाब में लौटने के पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिछ के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तिरिछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरिछ को देखो तो कभी उससे आँख मत मिलाओ। आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिछ से बहुत डरता था। मेरे दुष्स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिछ। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिछ उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता, अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ू के पास दिखे। वह मुझे बाज़ार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या कमरे में भी दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता कि उससे नज़र ना मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आँखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था और बस आँख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी पास डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और ख़तरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीनों में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु मेरे पास बिल्कुल करीब आने लगती। मैं ज़ोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता, और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिछ द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह मैं जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोल कर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और ज़ोर से कुछ बोलता,
कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वो मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती थीं और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था, अपनी मृत्यु, अपनी हत्या से बचने की कमज़ोर कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरछ से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत की नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे में मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता। मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती भी थी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर बस इतना ही कह पाता, बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन ये एक अच्छी बात यह हुई थी कि जैसे ही वह तिरछ पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला। तय था कि अगर वो फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाता। फिर पिताजी उसे किसी हाल में न बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरछ को तुरंत मार डाला था और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। उसका वध हो गया था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी आगे की कहानी हम सीटी बजाता घूम तिरछ सकता के था। अगले भाग में सुनेंगे।